आज जो हमारा टॉपिक है डिज़ाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम कोर्स के अंदर वो है मल्टी थ्रेडेड एल्गोरिथम्स। अब मल्टी थ्रेडेड एल्गोरिथम्स हमारे पास किस काम के लिए यूज़ होते हैं? ये है हमारे पास जब हमने पैरेलल एल्गोरिथम्स के अंदर पैरेललाइजेशन जो है वो यूज़ करनी होती है। अब हमारे पास पैरेलल जो है एल्गोरिथम्स वो किस किस्म के हो सकते हैं? तो हमारे पास चार किस्म की टाइप्स आ सकती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हम इंस्ट्रक्शंस को हम हासिल करना चाहते हैं। वो सिंगल भी हो सकती हैं इंस्ट्रक्शंस और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। पर क्लॉक साइकिल, एक कंप्यूटर के क्लॉक साइकिल के अंदर एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को हमने पैरेलल लेके जाना हो सकता है। दूसरा काम हमारे पास हो सकता है जब हम डाटा को पर क्लॉक साइकिल जो है वो पैरेलल करना चाहते हैं, और वो डाटा भी जो है वो हमारे पास सिंगल और मल्टीपल हो सकते हैं पर क्लॉक साइकिल्स। इसी तरीके से हमारे पास मशीन्स जो हैं जो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरह के सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा मशीन्स, जिस पे यानी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होंगी वो एक सीरियल में एग्जीक्यूट होंगी कि एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन और एक डाटा जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर या जीपीयू टाइप की पैरेललाइजेशन जो है वो इसमें शामिल हो जाती हैं। इसके साथ दूसरी हमारे पास है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, जिसमें हमारे पास मेमोरी तो जो है वो शेयर होगी, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिफरेंट पैरेललाइज जो हैं वो कर दी जाएंगी। अब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग की, मल्टी कोर सीपीयूज की और मल्टी थ्रेडेड सारी एग्जांपल्स इसके अंदर आती हैं। अब इसकी मेन एग्जांपल जो हमारे पास हैं वो ग्रिड कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो साथ इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अब इसमें मेन फोकस क्या होता है ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर? जो है वो हमेशा वो जैसे हमने पहले कहा था कि सीपीयू साइकिल्स जो हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितनी मशीन्स अवेलेबल हैं, उन्हें फुली यूटिलाइजेशन की तरफ लेके जाना, ताकि हमारे पास जितनी रिसोर्स अवेलेबल है उसे फुली यूटिलाइज करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें। अब इसको हम किस तरह कह सकते हैं कि ये हमारे पास सीपीयू मल्टीपल सीपीयू जो हैं उनका आपस का एक नेटवर्क बना हुआ है। और इसमें क्या चीज़ हो रही है, जो मिडिल लेयर है वो आपके पास सॉफ्टवेयर की है, और इसका मेन मकसद क्या है कि तमाम जितने सारे सिस्टम अटैच्ड हों उनको एक सिंगल सिस्टम के तौर पे प्रेजेंट आउट करें, ताकि रिसोर्सेज को फुली पैरेलल में यूटिलाइज किया जा सके। इनका मेजर फोकस जो ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर है वो मेजर फोकस क्या है कि हम डाटा को ट्रांसफर ना करें, और कोड जो है या इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हमारे पास पैरेललाइज में एग्जीक्यूट हो जाएं। तो इस वजह से इसका मेन फोकस जो है हमारे पास किस साइड पे आ जाता है, लोड बैलेंसिंग की तरफ। इस साइड पे हम इसको मैसेज पासिंग पैरेललाइजेशन भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ सिस्टम्स पे एग्जीक्यूट करने के बाद उनका रिजल्ट जो है वो पास आउट करना है किसी एक सिंगल सिस्टम की तरफ, और जिससे हम सिस्टम को सिंक्रोनाइज जो है वो परफॉर्म आउट करें। तो इनमें एग्जांपल्स हमारे पास मैसेज पासिंग इंटरफेसेस की आ जाती हैं। और हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो ग्रिड कंप्यूटिंग का ही एक डिफरेंट वर्जन हमारे पास आ जाता है, जिसमें हम वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। ये एक फॉर एग्जांपल एक सिस्टम के ऊपर भी मल्टीपल मशीन्स हो सकती हैं, और जब मल्टीपल मशीन्स के ऊपर मल्टीपल मशीन्स आएंगी तो हम बहुत सारे काम जो हैं वो पैरेलल के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पैरेललाइजेशन के अंदर जब हमने मेमोरी यूटिलाइज जो रैम जो है उसको या सिंगल मेमोरी को जो है वो शेयर आउट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास शेयरिंग किस तरीके से हो सकती है? तो हमारे पास दो किस्म की शेयर्ड मेमोरीज हो सकती हैं। कि शेयर्ड मेमोरी क्या है, कि हमने एक पाइप के अंदर
एक मेमोरी जो है या हमारे पास जो मेन रैम जो है उसको हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो है वो मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं या मल्टीपल थ्रेड्स के ऊपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका शेयर्ड मेमोरी का हमें फायदा क्या होता है कि एक, ये फास्ट होता है, एक ही चिप के ऊपर हमारे पास एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और जब हम एक ही मेमोरी के ऊपर काम आउट कर रहे हैं तो हमें मैसेज पासिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा जो है वो उसी मेमोरी को ही एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही मेमोरी फ्री होगी तो एक तरीके से हमारे पास जो मैसेज जो है वो पासिंग होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमने मैसेज पासिंग नहीं की और एक ही मेमोरी को जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से डेडलॉक्स जो हैं वो हमारे पास आकर कर सकते हैं कि एक ही रिसोर्स जो है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हासिल एग्जीक्यूट करना चाह रही हैं। तो किसी एक के केस में दोनों जो हैं वो अब एक वक्त में डेडलॉक पे आ सकता है। दोनों को एक ही मेमोरी रिक्वायर्ड है, दो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन चल रही हैं, तो वो मेमोरी जो है एक वक्त में एक ही एग्जीक्यूट कर सकता है। इस वजह से डेडलॉक क्या कर होने के हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोकल मेमोरी है। इसमें हम क्या करते हैं कि हाँ, मेमोरी जो है वो एक से ज़्यादा सिस्टम्स के ऊपर भी हमने डिवाइड आउट कर दी है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, कम्युनिकेशन ओवरहेड आ जाएगा कि मेमोरी से वैल्यूज़ जो है या डाटा जो है वो हम दूसरी जगह पे शेयर आउट कर रहे हैं, तो उस मेमोरी को ट्रांसफ़र करने के अंदर भी जो टाइम लगेगा वो कम्युनिकेशन ओवरहेड के अंदर शामिल हो जाएगा। और यही जो है मोस्ट जनरली पैरेललाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है, और इसी में हमारे पास मैसेज पासिंग इंटरफेसेस जो हैं वो भी यूज होते हैं। अब इसको स्केलिंग अप जो है इसका इजी है, और मोस्टली इसी वजह से इस डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरीज को ही पैरेललाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है। अब हम जो मेन हमारे चैप्टर का मेन फोकस है वो है थ्रेडिंग के अंदर, और थ्रेडिंग जो है वो एक सिस्टम के ऊपर भी की जा सकती है और मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर भी परफॉर्म की जा सकती है। अब किस किस्म की हमारे पास थ्रेडिंग की टाइप्स हैं, नंबर वन जो है वो है स्टैटिक थ्रेडिंग। स्टैटिक थ्रेडिंग क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है, और मोस्टली ये सिंगल कोर सीपीयूज के ऊपर ही पैरेललाइजेशन के लिए यूज की जाती हैं। ये मल्टी कोर पे भी की जा सकती हैं, क्यों, लेकिन मेन जो है ये सिंगल कोर के लिए ही बनाई जाती हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाती है, डायनामिक थ्रेडिंग। अब इस डायनेमिक थ्रेडिंग के अंदर क्या है कि मेन प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिकली बनाए जा रहे हैं मल्टी कोर सिस्टम, यानी एक सिस्टम पे एक से ज़्यादा कोर्स अगर अवेलेबल हैं तो हमने फिर किस तरीके से सिस्टम्स को पैरेललाइजेशन की तरफ लेके जाना है, या मल्टीपल सिस्टम भी मौजूद हों उस पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम अपनी मर्जी से एक्सप्लिसिटली जो है वो थ्रेड्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और यही हमारे पास पैरेलल कंप्यूटिंग का मॉडल कहलाया जाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं एल्गोरिदम की, जो कि हम मल्टी थ्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं जो हमारे पास सीरियल वर्जन है, जो ओरिजिनल वर्जन है विदाउट मल्टी थ्रेडिंग प्रोवाइड किए हुए। फिबोनाची सीरीज का नंबर है हमारे पास। तो अब इसमें एक नंबर जो है फिबोनाची सीरीज का नंबर हमारे पास किस तरीके से हासिल होता है कि वो फंक्शन में देखें, तो हमने एक नंबर हासिल करना है फिबोनाची सीरीज का। तो वो नंबर अगर हमारे पास वन से लेस हो तो हम क्या कर देते हैं, उस नंबर को जस्ट रिटर्न बैक कर देते हैं। अदरवाइज n-1 और n-2 दो दफा फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं, और इन दोनों के रिजल्ट जब हमारे पास आ जाएं तो इन दोनों का सम जो है वो रिटर्न बैक किया जाता है। अब बजाय इसके अंदर हमारे पास कोई पैरेललाइजेशन जो है वो अप्लाई नहीं की गई। अब सिस्टम जो है अपनी मर्जी से थ्रेडिंग कर सकता है, लेकिन इसमें हमने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ। इस एल्गोरिदम को जब हम इसका रनिंग टाइम हम देखते हैं तो वो हमारे पास कितना हमारे पास आता है, 5 पावर n।
फाइव पावर एन। और फाइव पावर एन के फाइव क्या चीज है, या जी हमारे पास यहाँ पे जो लिखा है, तो जी हमारे पास क्या है, वो गोल्डन रेशियो है, जिसकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 के बराबर आती है। अब इसका अगर हम पैरेलल का वर्जन देखें तो हमारे पास इस पैरेललाइजेशन में दो नए कीवर्ड जो है वो इसमें यूज हो जाते हैं। एक है हमारे पास स्पॉन और दूसरा है सिंक्रोनाइज का। अब ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, तो हम देखें यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस भी एज इट इज हमारे पास आई। सिर्फ हमने जब पहली दफा रिकर्सिव कॉल यूज किया तो उधर हमने ये कीवर्ड स्पैन जो है वो हमने यूज किया, और जब ये दोनों की वैल्यू का हमने सम करके रिटर्न बैक करना था तो उससे पहले ये सिंक्रोनाइज का कीवर्ड जो है वो हमने यूज कर लिया। तो स्पैन का कीवर्ड हमारे पास किस लिए यूज हो रहा है कि ये मेक श्योर करता है कि हमारे पास एक नया थ्रेड जो है वो बन जाए। अब ओरिजिनली इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो जब तक इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट ना आ जाए हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं जाते, नेक्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। अब इधर स्पैन की वजह से हम क्या करते हैं कि हम फौरी तौर पे एक नया थ्रेड बना के इस इंस्ट्रक्शन को नए थ्रेड के ऊपर भेज देते हैं कि वो थ्रेड इस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू एग्जीक्यूट करे और इंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाए। फिर जो मेन आपके पास एल्गोरिदम आ रहा था जिसे हम पेरेंट कह सकते हैं, इसको हम चाइल्ड थ्रेड कह सकते हैं, तो जो पेरेंट थ्रेड हमारे पास मौजूद है जो एग्जीक्यूट कर रहा था वो नेक्स्ट का रिजल्ट हासिल करेगा। तो पेरेंट जो है वो वाई का हासिल कर रहा है और चाइल्ड जो है वो हमारे पास एक्स का रिजल्ट हासिल कर रहा है। अब ये कंकरेंट भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किस तरीके से हैंडल आउट कर रहा है। कोई एक का आंसर जल्दी आ सकता है, दूसरे का आंसर लेट भी आ सकता है। और जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तब हमें क्या करना है, हमें ब्रेक देना है, रोकना है, जब तक के दोनों के आंसर जो हैं वो हमारे पास वापस नहीं आ जाते। जब हमारे पास दोनों के आंसर्स जो हैं आ जाएंगे तब हमने इसे सिंक्रोनाइज का मतलब क्या था कि हमने दोनों को ब्रेक करके रखा। जब हमारे पास दोनों के आंसर आ गए तब हमने इससे आगे फॉरवर्ड होने दिया। इस तरीके से हमने इस एल्गोरिदम को जो कि नॉर्मल सीरियल एल्गोरिदम था उसको पैरेलल एल्गोरिदम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन एक चीज जहन में रखनी चाहिए कि हमारे पास हो क्या रहा है कि हर दफा जब हम फिबोनाची फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये एक तरह से दोबारा अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो एक ही वक्त में एक से ज्यादा थ्रेड्स जो हैं वो बार बार बनते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ अगर 4 पे हमने कॉल किया तो 3, एक दफा 3 पे थ्रेड नया बन गया, नेक्स्ट 3 वाला दोबारा कॉल होगा तो 2 पे एक और कॉल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास मल्टीपल कॉपीज जो हैं या मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट होते जाएंगे। और इस ये सिंक्रोनाइज इसी चीज को मेक श्योर करता है, जब आप एक के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे थे तो दोनों के रिजल्ट जो है वो हमारे पास वापस आ जाए। अब इसी एग्जांपल को हम देखें, हमारे पास ये फिबोनाची 4 को कॉल किया तो क्या हुआ कि पेरेंट ने चाइल्ड एक थ्रेड एग्जीक्यूट किया तो फिबोनाची 3 की तरफ चला गया। ये 4 से ये 3 पे चला गया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कॉल की तो ये 2 पे आ गया। 3 ने आगे क्या किया, इसने आगे 2 को कॉल किया और नेक्स्ट जो है ये दोबारा जो है नेक्स्ट उससे कम पे 1 पे यहाँ पे आ गया। सेम यहाँ पे 2 था तो ये 1 पे आ गया, और यहाँ पे ये दोबारा मूव करके ये 0 पे आया। फिर हमारे पास यहाँ से रिजल्ट फिर वापस चला जाएगा। और सेम इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हाँ एक दफा फिर आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज बनती चली जा रही हैं। ये मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक लिंक हमने शो नहीं किया, क्यों, यहाँ पे हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर कि जब भी हमारे पास दोनों के रिजल्ट वापस आ जाएं
तब इसका रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज होना चाहिए। जब दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे फिर इधर से वैल्यूज जो है वो रिटर्न बैक करेगी। अब हमने इस एल्गोरिदम को देखना है कि ये हमारे पास एल्गोरिदम पिछले जो सीरियल एल्गोरिदम था उससे कितना फास्ट हुआ है। तो ये हमें देखने के लिए कुछ नई टर्मिनोलॉजीज जो है उनको भी देखना पड़ेगा। अब इस टर्मिनोलॉजीज के अंदर हमने ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, ये स्ट्रैंड्स जो हैं वो कितने बन रहे हैं। स्ट्रैंड्स क्या हैं? जो एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ये एक नोड्स के तौर पे नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास नोड्स हैं। तो हमारा जो सिंपल फिबोनाची सीरीज का एल्गोरिदम है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास मेन तीन इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। एक इंस्ट्रक्शन है कि हमारे पास ये, हाँ, फिबोनाची n-1 को कॉल करता है, दूसरा n-2 को कॉल करता है, तीसरा जो है वो x+1 इन दोनों वैल्यूज को ऐड करता है और फिर रिटर्न बैक करता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो इधर नजर आ रहा है, एक ब्लॉक नजर हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर भी तीन पॉइंट्स हमें बने हुए नजर आते हैं। हर पॉइंट के ऊपर एक नया थ्रेड, स्पॉन वाला जो थ्रेड है वो हमने कॉल कर दिया और अगले स्टेप पे चले गए, उसने अपने आप को जो है वो फॉरवर्ड कर दिया। इन सब का रिजल्ट जब वापस आता है तो हम इन तीनों को तीसरे पॉइंट पे ऐड करते हैं। तो अब हम देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है वो हमारे पास कितने बन रहे हैं, तो वो हमारे पास 17 जो हैं वो बनेंगे। काउंट करके अभी हम देख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 17 नोड्स बन रहे हैं जो इस पूरे एल्गोरिदम के अंदर एग्जीक्यूट होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब इस पूरे को हम एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के तौर पे हम देखें तो इसमें हमारे पास एजेस मौजूद हैं। एरोज पे हम देखें, हमारे पास एजेस भी मौजूद हैं और नोड्स भी मौजूद हैं। अब इसको पूरा एग्जीक्यूट करते वक्त हमारे पास कितना टाइम लगेगा, वो हमारे पास इतना टाइम लग सकता है जितना एक क्रिटिकल पाथ या मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ इस ट्री के ऊपर भी बन जाए या इस ग्राफ के अंदर हमारे पास बन सकता हो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। तो वो हमारे पास कितना बन रहा है, तो वो हम देखें। सबसे लॉन्गेस्ट पाथ हमारे पास यहाँ से बन रहा है नोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हमारे पास जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा है उसके ऊपर, या क्रिटिकल पाथ बन रहा है, उस पे 8 स्ट्रैंड्स मौजूद हैं। ये 8 नोड जितना ये जो है ट्रैवल लाजमी करेगा और इन उसके बाद जाके इसका रिजल्ट जो है वो पहुंचेगा। दोबारा से देखें हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर हम देखें कि इस पे टोटल टाइम कितना लगेगा, तो वो हमारे पास मैक्सिमम टाइम हो सकता है, जो एक मैक्सिमम टाइम एक लॉन्गेस्ट पाथ से गुजरने के बाद लगेगा। और हम ये, हाँ, इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि एक वक्त में वो एक मशीन के ऊपर मौजूद है, तो एक से दूसरे पे थ्रेड पे मौजूद हो गया, दूसरे से तीसरे, ये फॉरवर्ड हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। इसको नाम क्या दिया गया है? एट स्ट्रैंड या एट एजेस जो है उसने क्रॉस आउट किए हैं, तब रिजल्ट स्टार्ट से एंड तक पहुंचेगा। बाकी जितने पास से हम क्रॉस करके आए तो वो इससे स्मॉलेस्ट होंगे। तो बाकी हम देखें, सेकंड से जब क्रॉस हुआ, पहले से फेबिनोकी 4 था, दूसरे पे हमारे पास क्रॉस हुआ 2 पे आया, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए दूसरे पास से जब क्रॉस करके आया है तो 6।
इसी तरह हम जितने भी पाथ से क्रॉस करेंगे तो एंड तक पहुंचते वक्त हमारे पास जो मैक्सिमम क्रॉस कर सकता है इस सिनेरियो के अंदर, वो हमारे पास है 8 स्ट्रैंड्स तक। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिस्टम पैरेललाइज होने के बावजूद इस क्रिटिकल पाथ पे डिपेंडेंट है। अब इधर जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में लगेगा, बेशक हम इसके जितने मर्जी प्रोसेसर्स के ऊपर लगाते चले जाएं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम परफॉर्मेंस मेजर्स को देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास पी प्रोसेसर्स अवेलेबल है, मशीन्स हैं जिस पे एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं और उनकी तादाद है हमारे पास पी। और अगर हमारे पास हम कह रहे हैं हमारे पास बहुत ज्यादा मौजूद हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा, यानी जितने भी हमारे पास स्ट्रैंड्स हों, हम कहें हर एक के लिए एक प्रोसेसर हम अप्लाई आउट कर दें, तो हमारे पास टोटल टाइम जो लगेगा वो हम कह देते हैं टी इनफाइनाइट के बराबर। एक प्रोसेसर के ऊपर कितना टाइम लगेगा, यानी सीरियल टाइम कितना लगेगा पूरे एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते वक्त, वो हम कहते हैं T1 के हिसाब से। यानी ये हमारे पास सीरियल टाइम हमारे पास है। पी प्रोसेसर्स के ऊपर जो है वो टी पी के साथ, और अगर हमारे पास जितने भी स्ट्रैंड्स हों उन सब के लिए एक एक प्रोसेसर अलहदा से अवेलेबल हो तो टी इनफाइनाइट हो गया। तो हमारे पास क्या है, आइडियल पैरेललाइजेशन कब हो सकती है, अगर हम कहें कि हमारे पास जितना टोटल टाइम लग रहा था एक प्रोसेसर पे, उसको डिवाइडेड बाय पी प्रोसेसर्स पे डिवाइड कर दे, और वो सारा डिवाइड होके रेशियो जो है वो प्रॉपरली डिवाइड करता चला जाए, डिक्रीज आउट होता चला जाए, और ये रेशियो जो है वो लीनियरली डिवाइड होती चली जाए। कि हम अगर एल्गोरिदम जो है 10 मिनट ले रहा है पूरे एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते हुए एक प्रोसेसर के ऊपर, दो प्रोसेसर लगाएं तो एग्जैक्टली 5 मिनट में कर दे। इसी तरीके से 3 प्रोसेसर पे करें तो उसी तरीके से डिवाइड होता चला जाए। लेकिन होता क्या है कि रियल सिचुएशन क्या है हमारे पास, कि ये टीपी जो है, जो टाइम लगता है पी प्रोसेसर पे, वो ग्रेटर होता है इससे, इस रेशियो से जो हमारे पास T1 डिवाइडेड बाय पी से। आइडियल यही है कि ये इक्वल आ जाए, लीनियरली डिवाइड होता चला जाए, हम पी की वैल्यू इंक्रीज करते जाए, यानी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इंक्रीज करते जाए तो ये रेशियो डिक्रीज होती जाए और ये टाइम जो है वो बराबर होता रहे उसके। अब हमने क्या कहा था दूसरे स्टार्ट में, कि अगर हमारे पास सारी मशीन के लिए जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, स्ट्रैंड्स मौजूद हैं, उन पे हम कहें कि हमारे लिए एक सेपरेट प्रोसेसर अवेलेबल है, तो हम ये कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल लिमिट हमारे पास मिनिमम कितनी हो सकती है, वो हमारे पास टी इनफाइनाइट होगी, और ये टी पी जो हमारे पास है वो ग्रेटर और इक्वल टू इसके हो जाएगा। अब एक नया टर्म हमारे पास है स्पीड अप फैक्टर, वो यही चीज है कि हम कह रहे हैं कि हम स्पीड अप फैक्टर हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ओरिजिनल टाइम जितना हमारे पास एक प्रोसेसर पे लग रहा था उसको डिवाइड कर दें हम पी के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मेक श्योर करेगी कि हमारे पास सिस्टम जो है वो कितना फास्ट हो रहा है। अब होता क्या है, इसी से हम जब आगे स्पीड ऑफ फैक्टर से रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम फॉर वन प्रोसेसर डिवाइडेड बाय टाइम फॉर पी प्रोसेसर, तो वो क्या हो जाता है, लेस इक्वल टू हमारे पास वैल्यू ऑफ पी या नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के बराबर आ जाता है। तो हमने कहा आइडियल केस क्या है, इसी इक्वेशन को अगर हम देखें तो जो हमने रियल सिचुएशन या आइडियल पैरेललाइजेशन में हमने कहा था
इसी से हमने वैल्यूज निकाली है लीनियर स्पीडअप की। आइडियल केस हमारे पास ये है कि ये टाइम जो है जितना प्रोसेसर इंक्रीज करते चले जाएं, उसी स्पीड के साथ जो टाइम जो है वो डिक्रीज होता चला जाए। और ये फिर रेशो कितना बन जाएगा कि एक प्रोसेसर पे टाइम एग्जीक्यूट करने का डिवाइडेड बाय पी प्रोसेसर्स पे उसी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने का, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ पी के अंदर। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अचीवेबल नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी रियल सिचुएशन में लिखा था कि ये टी जो है ये ग्रेटर होती है T1 डिवाइडेड बाय पी से। अब आइडियल तो यही है कि हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं वो पी के बराबर आए, लेकिन ये वैल्यू उसके बराबर नहीं आ रही होती। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल जो पिछला एल्गोरिदम था, इस एल्गोरिदम में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स से स्ट्रैंड्स हमारे पास आ रहे थे वो हमारे पास से 17। ये टोटल टाइम जो हमें लगना है एक प्रोसेसर के ऊपर, वो इन तमाम को एक एक करके एग्जीक्यूट करने में लगना था, वो टोटल लगना है 17। तो ये हमारे पास T1 जो है वो हमारे पास हो गया 17। और अगर हम तमाम एल्गोरिदम्स को भी तमाम नोड्स या स्टैंड्स को एक एक प्रोसेसर दे भी दें, तब भी हमारे पास ये टाइम जो है वो लाजमी लगेगा जो क्रिटिकल पाथ पे लगना है, इससे डिक्रीज नहीं हो सकता। तो 8 टाइम जो है वो हमारे पास लगेगा 40 फॉर इनफाइनाइट। तो हम ये रेशियो देखें, ये रेशियो हमारे पास किसके बराबर आएगी, तो ये हमारे पास वैल्यूज आती है 2.125 के बराबर। कि हमारे पास, हम इसको सिंपल एक प्रोसेसर पे चलाएं तो हमारे पास 17 जो हैं स्ट्रैंड्स एग्जीक्यूट होते हैं जो अलग अलग मौजूद थे। अगर हम हर स्ट्रैंड पे भी एक प्रोसेसर दे दें, फिर भी हमारे पास जो टाइम एग्जीक्यूट होगा वो एक क्रिटिकल पाथ जितना जो है वो एग्जीक्यूट होगा, इससे डिक्रीज नहीं हो सकता। ये है जब हमने सारे को एक एक अलग प्रोसेसर भी जो है वो प्रोवाइड आउट कर दिया था। ये रेशियो हमारे पास कितनी आ रही है, 2.125 के बराबर। अब इसका मतलब क्या है कि हम अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर्स यूज करते चले जाएं, तो प्रोसेसर्स जो हैं वो अंडर यूटिलाइज होंगे, यानी कि वो फुली यूटिलाइज्ड नहीं हो सकेंगे। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्लैकनेस फैक्टर को देख सकते हैं। स्लैकनेस फैक्टर्स हमें क्या प्रोवाइड आउट करता है कि इस रेशो को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कर दें। तो अगर हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे वैल्यू, अगर हम 3 प्रोसेसर लगाते हैं, तो वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 से लेस हो जाती है। वो वैल्यू जो है हमारे पास 1 से लेस हो जाएगी। अब ये जितनी हमारे पास जीरो की तरफ मूव कर दी जाएगी, उसका मतलब यही है कि हमारे पास प्रोसेसर जो है वो फुली यूटिलाइज्ड नहीं हो रहे। हम बेस्ट इसकी पैरेललाइजेशन जो कर सकते हैं वो हम मैक्सिमम 2 या 3 प्रोसेसर्स के ऊपर ही इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे ज्यादा पे हम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो प्रोसेसर जो है वो फुली यूटिलाइज्ड नहीं होंगे। तो ये रेशियो जो है, पैरेललाइजेशन फैक्टर जो है, ये हमें बताता है कि हम सिस्टम में कितने प्रोसेसर्स इस एल्गोरिदम को इस्तेमाल करने के लिए यूज या इसको यूज करने के लिए ऐड कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा ऐड करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा हमारे पास कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। कि हमारे पास प्रोसेसर्स की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारे पास एल्गोरिदम फास्ट होना चाहिए था वो एल्गोरिदम फास्ट नहीं हो पा रहा।
तो आइडियल हमारे पास यही है कि स्लैकनेस फैक्टर जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 तक ही आए। होता क्या है, हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो 1 से ग्रेटर भी हो सकती हैं, 1 से लेस भी हो सकती हैं, और आइडियली हम इसको 1 के ऊपर ही रखना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास ये जो रेशियो जो है ये पी तक की वैल्यूज हमारे पास आए। अब ये हमने टी इनफाइनाइट इस वक्त कहा था, हर एक को प्रोसेसर दिया हुआ था टीपी। इस केस में हम कह रहे हैं इसको कि हमारे पास टीपी जितना होगा कि हम जितने हमने पी प्रोसेसर्स अप्लाई आउट किए हुए थे। तो ये रेशियो जो है वो हमें एग्जैक्ट काउंट बताता है कि हमें यहाँ पे कितने प्रोसेसर्स अप्लाई कर सकते थे। तो ये जो टाइम अप्लाई यूज होता है पी प्रोसेसर्स के लिए वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल होता है कि जब हम उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो है वो अप्लाई आउट कर दें। तो यहाँ पे भी देखें, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है, पैरेलल होने के बावजूद इस पूरे क्रिटिकल पाथ पे जो है वो डिपेंडेंट है, और इस पाथ की वजह से इससे ज्यादा फास्ट ये नहीं हो सकता। अगर क्रिटिकल पाथ इससे स्मॉलेस्ट होता तब हमारे पास चांस थे कि एल्गोरिदम जो है इससे फास्ट हो जाता, लेकिन यहाँ हमारे पास एल्गोरिदम इससे फास्ट नहीं हो सकता। क्लियर हो गई ये सारी चीजें? आप यहीं पे हैं आप सब लोग? आप लोग यहीं पे हैं नहीं है? यस सर। ठीक हो गया। तो इसमें जो चीज जहन में रखने वाली है वो हमारे पास यस सर। यही दो कीवर्ड्स हैं, स्पैन कीवर्ड, सिंक्रोनाइज कीवर्ड। और स्पैन जो हमारे पास टोटल टाइम लग रहा है क्रिटिकल पाथ के ऊपर, कितना इसका क्रिटिकल पाथ है, और क्रिटिकल पाथ मेक श्योर करता है कि ओवरऑल टाइम हमारे पास इस मल्टी थ्रेडेड एल्गोरिदम में कितना लगेगा। फिर इस इनकी बेसिस के ऊपर हम नंबर ऑफ आइडियल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हमारे पास वैल्यूज इस पी के साथ में रिप्रेजेंट किया जा रहा है इधर। और ये रेशियो जो है वो हमारे पास कितनी हो सकती है, वो हमारे पास T1 डिवाइडेड बाय टी इनफाइनाइट जो पैरेलल फैक्टर है, कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स मौजूद हो डिवाइडेड बाय जितने अवेलेबल प्रोसेसर है, तब हमारे पास टाइम निकल आएगा कि हमारे पास हम कितने डिक्रीज कर सकते हैं। अगर वो स्पैन फैक्टर हमारे पास 1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम आइडियली जो है वो पैरेलल कर सक रहे हैं। हमारे पास लीनियर पैरेललाइजेशन जो है वो अप्लाई हो सकती है कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर इंक्रीज करते जाएं उतना ही टाइम फास्ट होता चला जा रहा है। और अगर ये वैल्यू जीरो की तरफ होती चली जाए तब इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोसेसर इंक्रीज करने का हमें कोई एडवांटेज नहीं हो रहा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये आज का लेक्चर था।